Hello everyone, welcome to Juvenile Gurukul Christmas to Full Marks 40 Days Board Prep सीरीज में हम डिकोड करेंगे आज एसएसटी स्कोर्स को। मैं आपका पीयूष भैया, गिफ्ट ऑफ क्रिसमस बोर्ड्स में फुल मार्क्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस को। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में हम देखेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं सोशल साइंस में दो पार्टीशन है। एक होगा इंटरनल जो प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका, और एक होगा थ्योरी। तो हमने हिस्ट्री पॉल साइंस ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पॉल साइंस जो होगा 20 मार्क्स का। सबका डिवीजन 20-20-20-20 है जो है 80 मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस का हम स्टार्टिंग से। यहाँ पे देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आ रहा है हमारा एमसीक्यू में। एमसीक्यू आ रहा है, इमेज बेस्ड आ रहा है, असर्शन एंड रीजनिंग आ रहा है, जो क्या बोलते हैं 4 मार्क्स का आते हैं आपके। फिर शॉर्ट टाइप में आप देखते हैं एक्सप्लेनेशन आ गया, एनालिसिस आ गया, स्टेटमेंट सपोर्ट आ गया। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के। ठीक है, लॉन्ग टाइप में आपके आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए। फिर आपके पैसेज बेस्ड आ गए जहां पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा सीबीक्यू में। ओके, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको रफली समझ में आ गया होगा, कैसे कहाँ आएगा क्या आएगा। ओके, अभी हम देखते हैं मेनली पॉलिटिकल साइंस में कितने चैप्टर्स है। ठीक है, 5 चैप्टर्स है पॉलिटिकल साइंस में। फर्स्ट चैप्टर आपका होगा पावर शेयरिंग, सेकंड होगा फेडरलिज्म, थर्ड जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, फिर पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हमें देखना है कि पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग में हम देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वेटेज कितना है। 4 to 5 मार्क्स है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके पहले हमने देख लिया कि कौन कौन से चैप्टर्स है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। तो अभी वेटेज देख लेते हैं, चैप्टर वाइज वेटेज कितना होता है। चैप्टर वाइज वेटेज हम देखते हैं 4 to 5 मार्क्स करके है पावर शेयरिंग का। फेडरलिज्म का होगा 4 to 5 मार्क्स। आपको बार बार मैं रिपीट करा हर एक वीडियो में, हर एक हिस्ट्री में मैंने बताया है कि जो वेटेज हमने यहाँ पे दिया है वो क्या बोलते हैं, हमने एनालिसिस करके दिया है उसके बेसिस में। बट इट डजंट मीन कि यहाँ से 2 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे, 5 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे, या उससे थोड़ा ज्यादा नहीं आएंगे, आ सकते हैं। बट ये हमने एनालिसिस करके दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे 4 to 5 मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, तो फेडरलिज्म में भी 4 to 5 मार्क्स, फिर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में भी 4 to 5 मार्क्स। लाइक इन तीनों चैप्टर में आपको सिमिलर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है 3 to 4 मार्क्स, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में 2 to 3 मार्क्स। ठीक है, अरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो आगे जाते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का आगे हम देखते हैं पावर शेयरिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें देखने होंगे, पढ़ने होंगे, समझने होंगे। ठीक है, तो पावर शेयरिंग का भी मतलब हमें सबसे पहले समझना होगा। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है और नेसेसिटी। ठीक है, पावर शेयरिंग का मतलब ही होता है कि समझ लीजिए मेरे पास पावर है, मेरे पास अभी पावर है, तो मैं अभी कुछ चीज कर रहा हूं तो उसको डिवाइड कर लेना। जैसे कि मेरे पास अभी पावर है, मैं ये पेन उठा पा रहा हूं, तो अभी इस काम को और कोई इंसान भी कर रहा है, तो 2 इंसान मिलके उठा रहे उस पेन को। ठीक है, तो पावर शेयरिंग हो गया, ये समझ लीजिए। और इसका नेसेसिटी क्यों है, और पावर शेयरिंग मोस्ट प्रोबेबली पावर शेयरिंग किसके बीच में होता है, सेंट्रल अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी नहीं, स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, तो सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी के बीच में पावर शेयरिंग होता है। और ये होता क्यों है पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग का नेसेसिटी क्या है, जो मैं बोला है नेसेसिटी क्या है। पावर शेयरिंग का नेसेसिटी इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर देखिए, अगर सेंट्रल के पास पूरा पावर होगा, ठीक है, सेंट्रल ये पूरे सर्कल को कंट्रोल करेगा, तो वो जो चाहेगा वो कर सकता है। ठीक है, स्टेट के पास तो पावर रहा ही नहीं ना। अगर स्टेट कुछ चाह रहा है, कुछ करने का ट्राई कर रहा है, किसी स्टेट लेवल में किसी कुछ प्रॉब्लम है, तो सेंट्रल तो अपने हिसाब से चलाएगा, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगा हमारे कंट्री में। समझ में आया, तो ये चीज नहीं होने के लिए पावर शेयरिंग इज नेसेसरी। ठीक है, तो ये वाली चीज तो हमें समझ में आ गई कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, क्योंकि
एक के हाथ में अगर पावर आ जाएगा पूरी तरीके से, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगा, वो जो मन चाहे अपने हिसाब से करेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम पावर शेयरिंग का कुछ केस स्टडीज देखते हैं, ठीक है। केस स्टडीज में हम सबसे पहला केस स्टडी देख रहे हैं बेल्जियम का एकोमोडेशन, ठीक है। बेल्जियम का हम देखते हैं 1970 से 1993 में हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये जो रिफॉर्म्स था, इस रिफॉर्म्स को मेनली हुआ क्यों था, इसके पीछे का हम बैकग्राउंड जानते हैं, ठीक है। इसके पीछे का बैकग्राउंड था कि दो स्पीकिंग अलग अलग कम्युनिटी थी, मेजर कम्युनिटीज, एक था डच स्पीकिंग, एक था फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है। तो अब उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो गए, ठीक है, कि ये लड़ाई कर रहा है, ये इससे लड़ाई कर रहा है, वैसे टाइप का। मतलब डच स्पीकिंग चाहते कि वो पावर में आ जाए, वो चाहते कि वो लोग पावर में आ जाए, ठीक है। तो इसके वजह से अभी क्या हुआ कि पावर शेयरिंग उनने इंट्रोड्यूस किया, मतलब एकोमोडेट करके उनने पावर शेयरिंग इंट्रोड्यूस किया कि हाँ पावर शेयरिंग होगा, दोनों अपने काम करेंगे, दोनों के मिनिस्टर्स बैठेंगे, दोनों कम्युनिटी के मिनिस्टर बैठेंगे पार्लियामेंट में, दोनों डिसीजंस लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो डच साइटो कम्युनिटी है और फ्रेंच साइटो कम्युनिटी है, दोनों के लोगों का जितना भी मतलब होता है ना, सबका अलग अलग नीड होगा, सबका अलग अलग कम्युनिटी का नीड होगा, तो वो दोनों का कम्युनिटी का नीड्स मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पावर शेयरिंग की वजह से एक पॉलिटिकल मतलब स्टेबिलिटी आ गया, सॉरी इंस्टेबिलिटी नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गया उसकी वजह से। और यहाँ पे हम देखते हैं श्रीलंका में मेजर टेररिज्म देखते हैं, ठीक है। वो क्या है, मेजर टेररिज्म का मतलब हो रहा है कि एक कम्युनिटी कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर रहा है। तो इधर ऐसा था, ठीक है, श्रीलंका में इंडिपेंडेंस के बाद 1956 में हम देखते हैं, 1956 में हम देखेंगे कि सिन्हाला जो है, सिन्हाला का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है, 70 समथिंग उनका परसेंटेज था। और एट द अनदर एंड जो तमिल थे वो बहुत कम परसेंटेज में थे, 18% अराउंड, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी जो चाहे वो कर रहा था, ठीक है। सिन्हाला जो था वो जो चाहे वो कर रहा था, जिसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गया तमिल्स को। तमिल क्या माइनॉरिटी है, समझ लीजिए। अगर आपके मतलब आप एक एग्जांपल देता हूँ, आपके क्लास में कुछ मतलब समझ लिए बॉयज गर्ल्स में एग्जांपल दिया, एक तरफ बॉयज बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, एक तरफ गर्ल्स सिर्फ 10 है, बॉयज 30 हो गए 40 में से, ठीक है। तो अभी जो गर्ल्स का नीड है वो हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम सुना ना जाए क्योंकि वो माइनॉरिटी है। तो यही चीज हो रहा था श्रीलंका में भी, ठीक है, कि जो माइनॉरिटी है उनको दबा दिया जा रहा था, उनकी बातें नहीं सुने जा रहे थे। तो इसके वजह से बाद में एक सिविल वॉर हुआ था। तो इधर क्या देखते हैं हम, पावर शेयरिंग नहीं हुआ, पावर शेयरिंग का फेलियर हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे वापस से मैं उस पॉइंट में जा रहा हूँ कि नेसेसिटी क्यों है पावर शेयरिंग का, कि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो यही मतलब डिस्ट्रेस होगा कि अरे भाई मेरे को यहाँ पे मेरे को अपना वो नहीं मिल रहा, मेरे को अपना हक नहीं मिल रहा। तो ये चीज हमें समझना होगी, पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट कितना ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हो गया, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, हो गया वर्टिकल, हो गया फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गया, और अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स हो गया। हॉरिजॉन्टल में हमें सबसे पहले पावर शेयरिंग क्या होगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अभी वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या आएगा, वर्टिकल पावर शेयरिंग में आएगा हमारा सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया, वर्टिकल समझ में आ गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट में हमारा आएगा कि जितने भी कम्युनिटीज है उसका जितना भी गवर्नमेंट आप समझ लीजिए। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में आ जाता है हमारा समझ लीजिए एक एसटी है, एससी है, उनका कम्युनिटी का गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखा कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का होगा जितने भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो गया, जैसे मैंने बोला था कि बेल्जियम में जो दो कम्युनिटी है उनका, ठीक है, वैसे ही कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो फिर अभी अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स में कौन आते हैं, सोशल ग्रुप्स में आ जाते हैं जितने भी एससी एसटी, ये सब जो सोशल ग्रुप्स है उन सबको हम गिन लेंगे, ठीक है। तो आपको पावर शेयरिंग का चीजें समझ में आ गया, पावर शेयरिंग में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं, ठीक है। फिर फेडरलिज्म में हम देखते हैं, फेडरलिज्म तो सबसे पहले हमें ये समझना है फेडरलिज्म का मतलब क्या है। फेडरलिज्म का मतलब होता है
कि जो पावर का जो डिवीजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अभी उसका की फीचर क्या है, की फीचर क्या होगा, की फीचर होगा हमारा फेडरलिज्म का कि दो पार्ट में डिवीजन है, एक हो गया सेंट्रल, एक हो गया स्टेट, ठीक है। फिर इसके बाद जितने मतलब ये चीज आपको समझना होगा कि दोनों अलग अलग है, ठीक है, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों अलग अलग है, लेकिन सेम सिटीजन्स है, कंट्री में जितने भी सिटीजन्स है दोनों को गवर्न कर रहे हैं, बट अलग अलग जुरिस्डिक्शन में गवर्न कर रहे हैं, एक छोटे लेवल में एक बड़े लेवल में, ओके। तो की फीचर्स में आपको समझ में आ गया फेडरलिज्म का। फिर डिफरेंस क्या है यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट के बीच, मतलब सिस्टम के बीच में, ठीक है। डिफरेंस हम देखते हैं यूनिटरी और फेडरल सिस्टम के बीच में। तो मैं जो बोला यूनिटरी, उसका यूनियन होगा, ठीक है। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, तो यूनियन का मतलब है कि जो पूरे कंट्री को गवर्न कर रहा है वो गवर्नमेंट, जैसे कि क्या बोलते हैं, फिर हो गया स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में दो टाइप गवर्नमेंट आते हैं, एक है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि डिवीजन ऑफ पावर्स क्या है इनके बीच में, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट के पास डिफेंस, फॉरेन जितने भी है, फॉरेन रिलेशन, ये सब चीजें देखना, फिर डिफेंस जितना भी डिफेंस स्ट्रक्चर की जितना भी आर्मी हो गया, ये सब हो गया, वो सब देखना, रेलवेज देखना, वो सब आता है यूनियन के हाथ में, ठीक है। अभी स्टेट गवर्नमेंट में के हाथ में क्या आएगा, जितना ही पब्लिक, जो जो भी पब्लिक सेक्टर हो गया, ठीक है, जो स्टेट लेवल में, फिर इसके बाद हमारे पुलिस हो गए, फिर इसके बाद हेल्थ केयर हो गया, ये सब आएगा स्टेट गवर्नमेंट में। तो डिवीजन ऑफ पावर समझ में आ गया, एक बड़े लेवल में एक छोटे लेवल में कर रहा है, ओके। फिर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, ठीक है। ये चीज हमें समझना होगा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स क्या है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक स्टेट को बेस करना, मतलब लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। जैसे कि क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में हम लोग क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में हम लोग मराठी बोलते हैं, ठीक है। फिर मेजोरिटी लोग तो यही तो बोलते हैं ना। अभी आप लोग ने देखा भी होगा, बहुत इस चीज को लेके लड़ाई चढ़ाई चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज बहुत पहले ही रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। ये एक तरीके का अच्छा क्यों है, अभी आप सोच रहे हो कि लड़ाई चल रही है तो खराब चीज है, बट एट द सेम टाइम इसका एक वो भी है कि उस जो लिंग्विस्टिक वो है, मतलब जैसे मराठी है, उसका रिस्पेक्ट करना, उसका इम्पोर्टेंस सिखाना। अगर लोग उस चीज को भूल ही जाएंगे तो जो मराठी लैंग्वेज है वो तो मतलब एकदम खत्म हो जाएगा ना। तो वही चीज है, बट एट द सेम टाइम किसी के ऊपर वो करना, जोर करना कि आप मराठी क्यों नहीं सीख रहे, ये चीज भी गलत है, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट समझ में आया। फिर अभी लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। लैंग्वेज पॉलिसी है कि उस स्टेट के पास इंडिपेंडेंस है कि वो अपना जो लैंग्वेज है वो बोल सके, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बट अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये सब बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो ये वाला चीज समझिए कि जो हमारा, जैसे कि देखो हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इसमें बहुत डिबेट होता है, लेकिन सच्ची में नेशनल लैंग्वेज हमारा नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारा, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट ये कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ओके। तो लैंग्वेज पॉलिसी हमें समझ में आ गया। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है कि हम लोग को इंडिपेंडेंस देता है, किसी भी एक लैंग्वेज में हमें डिपेंड नहीं रहना, हमारा स्टेट का हम लैंग्वेज बोल सकते हैं जब मन चाहे, जैसा मन चाहे, जैसे कि আমি বাংলা কইতে পারো, ऐसा करके, ठीक है। तो फिर इसका डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाला देखते हैं हम कि ये इसका मतलब क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया में इसका मतलब होता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पावर दे देता है लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन सब में। और पंचायती राज इन सबको पावर देता क्यों है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पंचायत एक ग्रास रूट लेवल में काम करता है, मतलब वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो हम पंचायत में जाके बोल सकते हैं, कुछ भी हमारा अगर नीड है हम पंचायत में आके बोल सकते हैं। अभी हम स्टेट गवर्नमेंट के पास तो नहीं जाएंगे ना अपना प्रॉब्लम्स लेके, पंचायत के पास ही जाएंगे। तो वही तो उसके वजह से हेल्प होता है। और लोगों का जो पार्टिसिपेशन है किसी भी, मतलब उनके प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे कि कुछ अगर उनको सोल्यूशन देना है तो उनका पार्टिसिपेशन ही बढ़ता है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल मेजर्स में, ठीक है।
सिग्निफिकेंस भी यही मैंने बोल दिया, ठीक है। सिग्निफिकेंस की क्यों इंपॉर्टेंट है पंचायत, क्योंकि ग्रास रूट लेवल में काम करता है और हमें सब कुछ समझाता है कि क्यों जरूरी है क्यों नहीं। अगर हमें कुछ भी चाहिए तो वो हम पंचायत के आके बोल सकते हैं। तो थर्ड चैप्टर हम देखते हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। फिर जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन में हम क्या है, इसका मतलब क्या होगा। जेंडर डिवीजन का मतलब पढ़ के क्या लग रहा है, जेंडर डिवीजन का मतलब तुम्हें लग रहा हो कि बायोलॉजिकल टर्म्स में हम जेंडर डिवीजन की लड़का लड़की, ऐसा नहीं है। इधर जेंडर डिवीजन का मतलब होता है कि एक लड़की को स्टीरियोटाइप करना, एक लड़कों को स्टीरियोटाइप करना कि उनका यही काम है। जैसे कि लड़कियों को बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक औरत सिर्फ घर का काम ही कर सकती है, ठीक है। घर का काम मतलब घर में खाना बनाना, कुछ भी सफाई करना, वो सिर्फ घर का काम ही करेगी, बाहर का काम क्यों करना उनको। दिस इज द स्टीरियोटाइप वुमेन लिव इन, ठीक है। तो वही जेंडर डिवीजन हो गया, ठीक है। इसका मतलब जेंडर डिवीजन का मतलब यही है। तो अभी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होगा कि जितने भी मतलब वुमेन्स है, ठीक है, वो क्या फेस करते हैं, क्या क्या जेंडर इशू फेस करते हैं पॉलिटिकली ये फेस करते हैं कि वो लोग जितना भी मतलब ट्राई करे, ठीक है, वो आ नहीं पा रहे हैं। मतलब देखो, हमारा पॉपुलेशन इंडिया में हाफ है लड़के और लड़कियों के बीच में, बट स्टिल पॉलिटिकली उनको बहुत सारे चीजें नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। वो बहुत सारे मूवमेंट कर रहे हैं तब जाके, जैसे कि क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट हो गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तब जाके लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई इनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि क्या बोलते हैं, हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ खराब चीजें होता है, सबको ही पता हो, क्राइम हो रहा है उनके साथ, उनका सेफ्टी का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो वो सब चीजें होता है तब समझ में आता है पॉलिटिकली कि हाँ ये सब चीजें हो रहा है। तो वो उसको एक्सप्रेशन, उसको मतलब होता है ना, एक्सप्रेस करते हैं। और वुमेन रिप्रेजेंटेशन तो मैंने जैसे बोला कि हम लिटरली मतलब लड़के और लड़कियां पूरा आधे हैं, लेकिन स्टिल वो लोग पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको चांस ही नहीं दिया जाता, उनको दबा दिया जाता है, उनको बोला जाता है, स्टीरियोटाइप किया जाता है, जेंडर डिवीजन किया जाता है, समझे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कम्युनलिज्म एज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम और सेकुलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ठीक है। कम्युनलिज्म एज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होता है कि एक कम्युनिटी को उसका एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम में उसको बदल देना, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकुलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, सेकुलरिज्म का मतलब है कि हर एक सब समान, सबको इक्वल रिस्पेक्ट ये मिलना, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे आर्टिकल्स जो ये सब चीज को प्रोटेक्ट करता है कि किसी को जज नहीं करना, किसी के बर्थ प्लेस से, किसी के स्टेटस से, किसी के रिलीजन से, किसी के उससे, मतलब कोई भी, मतलब एक इंसान को तुम जज नहीं कर सकते कि वो, अरे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अरे ये वैसा है, ये छोटे जाति का है, वो वैसा है, वो नहीं होना चाहिए, तो उससे बचाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज, और क्या बोलते हैं, कास्ट इनइक्वालिटीज जो इंडिया में है। देखिए, जितना भी बोल ले, जितना भी हम बना ले, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड बना लिया, बहुत सारी चीजें कर लिए, लेकिन एट द एंड आपको कास्ट इनइक्वालिटीज मिलेगा इंडिया में। दैट्स मतलब बहुत ज्यादा, ये मतलब जितना भी चाह लो, अभी भी आप देखोगे कि क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा दहेज दहेज प्रथा, जैसे मैं बहुत डिफरेंट दे रहा हूँ एग्जाम्पल, बट अगर आप दहेज प्रथा को देखते हैं, बहुत ज्यादा उसके खिलाफ वो है, मतलब अवेयरनेस फैला है कि ये नहीं होना चाहिए, तब भी पर अभी भी बहुत सारे उसके खिलाफ बहुत लोग करते हैं, देते हैं। फिर अगर कोई लड़की अगर मतलब दहेज नहीं देगी तो उसको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। वैसे ही तो आप कास्ट इनइक्वालिटीज भी ऐसा ही है, लाइक उसको हटाने का ट्राई किया है, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी है वो, ठीक है। तो कास्ट इनइक्वालिटीज क्या है, जो दलित को, दलित एसटी एससी इन लोग को नीची जाति का मानना, उनको पहले से ही बर्थ टाइम से ही उनको मतलब नीचा गिरा देना, ठीक है। और ये क्या हेरिडिटी, एक मतलब वो है कि जैसे कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है और ये दलित लोग सबसे नीचे है, ठीक है, वैसा टाइप का। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो कास्ट को एक तरीके का टूल यूज करना,
कि उनको पावर मिले, रिसोर्सेस मिले, ठीक है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि हाँ हम इस कास्ट को ऊपर उठाएंगे, दलित कास्ट को, लेकिन एट द एंड वो नहीं होता है। ये एक बहुत खराब तरीके आप समझ सकते हो कि खराब वादे बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो चीज पॉलिटिकल करेंगे, ये कास्ट को अगर वो लोग पॉलिटिकल करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? वोट मिलेगा, ठीक है, उनको वोट मिलेगा। यह आपको समझना होगा। यही चीज होता है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, ओके। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है डेमोक्रेसी में कि जितने भी मतलब नीचे जाति के आप बोल सकते हो, जो बोलते हैं लोग कि हाँ ये दलित है, ये लोग नीचे जाति के, तो उनके ऊपर इफेक्ट होता है। तो वो लोग ऊपर नहीं उठ पाते, और जो मेन जो वादा है वो कभी पूरा नहीं होता, और सिर्फ एक सिंगल इंसान का डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं। देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी का मतलब हुआ एज ए होल हम लोग को डेवलपमेंट करना है, हमें ग्रोथ करना है। लेकिन अगर सिंगल एक कास्ट को हम अगर बोलेंगे कि हाँ आपको हम ये दे देंगे, आपको ये दे देंगे, तो कोई ग्रोथ कैसे हुआ? ठीक है, तो वही चीज समझना होगा हमें। अभी हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। पॉलिटिकल पार्टीज में हमें डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ए डेमोक्रेसी, ठीक है। तो फंक्शंस में क्या होगा कि क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को रन करना, मेक लॉ, ठीक है, ये सब हो जाएगा हमारा फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज का। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि नेशनल और रीजनल पार्टीज क्या होते हैं। नेशनल में आपका हो जाएगा कांग्रेस, बीजेपी, ये सब, ठीक है। फिर अभी उसके फीचर्स क्या? उनके फीचर्स होंगे कि ओपोजिशन से बातें करना कि हाँ ये रिफॉर्म ऐसा है, वो ऐसा है, ये लॉ गलत है, वो गलत है, ठीक है, ये सब आपको समझाना, और उनके बीच में एक अच्छा डिसीजन लाना जो क्या बोलते हैं हमारा कंट्री को ऊपर कर सकेगा, ठीक है। ये सब फीचर्स में आ जाएगा। फिर इसके बाद अभी देखिए, जितना भी अच्छा पार्टी हो, ठीक है, उनके तो चैलेंजेस उनको तो आएंगे ना, फेस तो करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज चैलेंजेस। तो फिर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब होगा कि सिंगल लीडर के हाथ में पूरी तरीके से पार्टी का पावर होना, या एक या दो इंसान ही पूरा पार्टी चला रहा है वैसा होना, ठीक है। फिर डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होगा कि मेरा बेटा, उसका बेटा, फिर वैसा टाइप का पार्टी चलाना। जैसे कि क्या बोलते हैं, आप एक रियल एग्जांपल भी ले सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे कांग्रेस में अभी चल रहा है कि चलते हुए आ रहा है ना, तो वैसे ही अब डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है। तो कभी कभार उसके वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग को लग रहा हो कि ये लीडर अच्छा नहीं, क्योंकि क्या बोलते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन से आया है। आपने पहले भी देखा है ये सब चीजें, डायनेस्टिक सक्सेशन से आने से प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर मनी एंड मसल पावर का मतलब क्या? मनी एंड मसल पावर का मतलब है कि मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ, आप मेरे पास आ गए पढ़ने के लिए या मेरे से कुछ सीखने के लिए, तो मतलब पैसे का यूज करके मैं आपको बहका रहा हूँ। तो वो चीज है मनी एंड मसल पावर। बहुत जगह में आजकल देखा जाता है कि उनको वादे किए जाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है, उनको चावल दिया जाता है, राशन दिया जाता है, ताकि वो लोग वोट करे, ठीक है। ये चीज हमें समझना होगा। फिर लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, ठीक है। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस कैसे? जैसे कि क्या बोलते हैं, आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस बहुत सारे हैं यूट्यूब में, ठीक है, देखने के लिए, बट क्या बोलते हैं, आप समझ लीजिए आपके पास अगर चॉइस होता ही नहीं, आप सिर्फ मेरे को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग होते कि अरे ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा, ये वो नहीं कर रहा, तो वो चीज हो जाता है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, ठीक है। आपके पास मीनिंगफुल चॉइस है नहीं, और पढ़ने का और जगह ही नहीं आपके पास, तो आपका वो हो गया लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। तो पार्टीज में भी आप इसको समझ लीजिए, पार्टीज में ऐसा बहुत है कि बहुत लोग लग रहा हो कि ये काम अच्छा नहीं कर रहे, बट उनका चॉइस ही नहीं है, तो अभी किसको वोट देंगे? उसी पार्टी को देंगे जो है, ठीक है। फिर इसके बाद पार्टी सिस्टम इन इंडिया और रिफॉर्म्स नीडेड, ठीक है। तो ये पार्टी सिस्टम क्या है, ऐसा कि क्या क्या सिस्टम है हमारे इंडिया में, और उसमें क्या क्या हमें अभी रिफॉर्म्स चाहिए। तो अभी हम रिफॉर्म्स में देखते हैं कि ऐसा सिस्टम है अभी हमारे पास कि जितने भी पार्टीज है वो क्या बोलते हैं, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ठीक है, वो मल्टी पार्टीज है, ठीक है। तो जैसे कि अमेरिका में हो गया, 2 पार्टी है, उन्हीं का ही पूरा पावर है। फिर चाइना का एक एग्जांपल ले लीजिए, तो वो सिर्फ सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो उस पार्टी सिस्टम में थोड़ा चेंज लाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, रिफॉर्म नीडेड, एक रिफॉर्म हमें देखना होगा। जैसे कि क्या बोलते हैं, एक ऐसा रिफॉर्म लाना होगा कि जैसे कि एमएलएज हो गए, ठीक है। अभी आजकल ऐसा है कि एमएलएज, एमपीज, ये लोग सिलेक्ट होने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद, दे कैन शिफ्ट देयर पार्टी फ्रॉम
वन अनदर टू वो दूसरा। तो इससे क्या होता है कि एक सिंगल पार्टी के हाथ में पूरा पावर चल जाता है। तो समझ लीजिए अगर ये एक पार्टी है और ये और एक पार्टी है, तो यहाँ से एक इस पार्टी से जीता है, ठीक है, और यहाँ से एक पार्टी से सिर्फ 2 लोग जीते, यहाँ पे 3 लोग जीते। अभी यहाँ से 2 लोग अगर इधर आ गए तो सिर्फ 4 हो गए, यहाँ पे एक सिंगल बच गया, तो फर्स्ट पार्टी का तो पावर बढ़ गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा, और क्या बोलते हैं, ओपोजिशन का पावर ही कम जाएगा। समझ रहे मतलब, तो मैं उस पार्टी को सवाल ही नहीं उठा पाऊंगा, यही चीज है। तो ये सब रिफॉर्म लाना इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमें समझ में आ गया पॉलिटिकल पार्टीज क्या है क्या नहीं, चैप्टर समझ में आ गया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम देखते हैं पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आउटकम क्या है हमारे डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो पॉलिटिकल का मतलब होता है कि जो पार्टी है वो हमें इंश्योर करता है, अकाउंटेबल होता है, कुछ भी डिसीजन ले रहा है, और ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। फिर सोशल में हमारा मतलब होगा, सोशल मतलब जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेसी में उसका आउटकम क्या होगा कि वो इम्पोर्टेंट उसका रहता है कि जितने भी कम्युनिटी है, जितने भी लोग हैं, उनका रिस्पेक्ट करना, ठीक है। फिर इकोनॉमिक में हमारा होगा मेन की जो ग्रोथ होगा, जो वेल्थ होगा, उसमें ध्यान देना, ठीक है, एम रखना कि डेवलपमेंट हो, ये सब। फिर इसके बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि आउटकम्स क्या क्या होता है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक का। अभी क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होगा कि जो गवर्नमेंट है उसका क्वालिटी कैसा है, मतलब अच्छा है, बुरा है, मतलब वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चीज, ठीक है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ से तो समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, डेमोक्रेसी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। देखो, डेमोक्रेसी अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो ऑब्वियस है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, डेमोक्रेसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी, क्या मतलब उनका डेमोक्रेसी का मेन वो क्या है, मतलब जो मोटिव है, जो बोल सकते हैं ना कि इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल मतलब फ्रीडम होना चाहिए एक्सप्रेस करने का, बातें करने का। अगर मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ तो वो मेरे पास फ्रीडम है, किसकी वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से। डिक्टेटरशिप होता है तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है, वही चीज समझना है। तो वो रिडक्शन करना है इनइक्वालिटी का, वो जो पहले अनटचेबिलिटी था वो बैन किया गया, ठीक है। तो वो सब चीजें। फिर इसके बाद देख रहे हैं कि हम एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, एकोमोडेशन हमने इससे पहले भी पढ़ा था, किधर पढ़ा था, बेल्जियम में पढ़ा था कि बेल्जियम में पावर एकोमोडेशन हुआ था, पावर शेयरिंग के थ्रू दोनों मतलब डिवाइड किया गया था, किसको, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग को, ठीक है। तो ये हो गया एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, की दोनों डाइवर्सिटी को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, समझे ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं डेमोक्रेसी एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। फ्रीडम ऑफ डिग्निटी तो आपको सबको समझ में आ गया, ठीक है। फ्रीडम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं सेम बात बार बार सेम चीजें रिपीट करना है, ठीक है, मतलब मुझे अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, मेरा अगर फ्रीडम नहीं है, तो वो डेमोक्रेसी किस बात का, ठीक है। तो यही चीज है इस वाले पॉइंट में भी कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, ओके। फिर इसके बाद हम लिमिटेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड रीजंस फॉर स्लो एंड इम्परफेक्ट आउटकम्स देखेंगे डेमोक्रेसी का, ओके। तो देखिए, मैं बार बार बोलते हुए आया हूँ, जितना भी चीज एक परफेक्ट हो उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे और होते रहेंगे। तो लिमिटेशंस में डेमोक्रेसी का क्या है, डेमोक्रेसी में बहुत सारे स्टेजेस है, ठीक है। अगर समझ लीजिए आप एक स्टेट लेवल है, ठीक है, आप स्टेट लेवल में है, आपको सेंट्रल लेवल में जाना है, तो आपको बहुत सारे जुरिडिक्शन से पार होकर जाना पड़ेगा उस लेवल के लिए। समझ लीजिए आप एक लॉ है, ठीक है, उस लॉ को पास होने के लिए ओपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है दोनों को मानना पड़ेगा, तब जाके वो पास होगा, और वो इतना आसानी तो पास होने वाला नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है डेमोक्रेसी का, ठीक है। और रीजंस भी यही हो जाता है कि बहुत सारे लेवल्स है, बहुत सारी चीजें हैं डेमोक्रेसी में कि उसको पार करना होगा, फिर जाके आप समझेंगे कि हाँ ये डिसीजन पूरा हुआ। और इम्परफेक्ट आउटकम में ये हो सकता है, आप एग्जांपल लीजिए कि बहुत टाइम में ऐसा होगा कि रूलिंग पार्टी आप समझ लीजिए, रूलिंग पार्टी ने एक डिसीजन मेक किया, ठीक है, वो गलत होगा। जैसे कि आप इस बार का देखिए, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, जैसे
हाई कोर्ट बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया अरावली हिल्स के ऊपर, लेकिन अरावली हिल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक जगह है, एक माउंटेन है, एक माउंटेन रेंज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा दिल्ली में। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अभी के प्रेजेंट टाइम का, तो आप ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे। तो ये इम्परफेक्ट आउटकम दिखा रहा है डेमोक्रेसी का, समझे। तो ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है, इसी के साथ मतलब पॉलिटिकल साइंस हमारा खत्म होता है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, अगर आपको मतलब सोल्यूशन चाहिए किसी भी प्रॉब्लम्स का, कुछ भी कंफ्यूजन, तो आप जुगनैल गुरुकुल में कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर नंबर है, ईमेल है, और अगर आपको विजिट करना है आप विजिट भी कर सकते हैं। एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस यहाँ पे। तो ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।